हेलो बच्चों। तो हम चैप्टर ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। ठीक है, अब हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या पढ़ना है हमने? दिस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या, पहले समझिए। ये ऑब्जेक्ट, मैंने बोला ऑब्जेक्ट को अगर मैं फेंकूं तो वो नीचे जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अर्थ उस पर फोर्स लगाती है। ठीक है, ये अर्थ है मेरे पास, ये अर्थ है। ठीक, ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का रेडियस है। सपोज मेरे पास, मैं यहाँ खड़ा हूँ, बहुत अर्थ के पास में ही खड़े होते हैं हम, यहीं पर खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर खड़े हैं, हमारे पास कोई मार्कर है, यहाँ कोई मार्कर है या डस्टर है, चौक है, कुछ भी है हमारे हाथ में, कोई भी ऑब्जेक्ट है। ठीक, अर्थ में पड़ा है, अगर मैं इसको फेंकूं तो नीचे जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां से इसको फॉल करूं तो ये अर्थ की तरफ जाएगा। अर्थ के सरफेस, ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है। ठीक, अर्थ की तरफ जाएगा। अब जब ये अर्थ की तरफ जाएगा किसी फोर्स से, ये नीचे जा रहा है, तो क्या हो रहा है? ये मोशन हो रहा है ना, नीचे की डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, मूव कर रहा है नीचे की डायरेक्शन में। ये नीचे जा रहा है, इसकी डायरेक्शन तो सेम है, ये नीचे जाने में इसकी डायरेक्शन तो यही है, इसी डायरेक्शन में नीचे जा रहा है। ठीक है, पर क्या इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स एक्सीलरेट कर रहा है, एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? एन एक्सीलरेशन विद विच द ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। जिस एक्सीलरेशन से ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, ये अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये अर्थ की तरफ जाएगा। तो जो इसके अंदर एक्सीलरेशन आती है, एक्सीलरेशन कब आती है? जब हमारे पास फोर्स होती है, और यहां फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो एक्सीलरेशन, जिस एक्सीलरेशन से ये अर्थ की तरफ जाता है नीचे, उस एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशन से ही रिलेटेड है, वो क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन विद विच द ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अगर उस पर फोर्स लग रही है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो उसमें कुछ एक्सीलरेशन होगा। क्यों? हमने पढ़ा हुआ है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मार्कर का कुछ मास है, ठीक है, तो मार्कर पे अगर कुछ फोर्स लग रही है तो उसमें कुछ एक्सीलरेशन आएगा ना, और उस एक्सीलरेशन को क्या बोलेंगे हम? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फर्क क्या है? मैंने यहां लिखा भी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, अब उनसे सिंपल एक्सीलरेशन को तो ए से डिनोट करते हैं, इसको कैसे डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय जी, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल जी से है एक्सीलरेशन ही, बट ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सीलरेशन है, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। है एक्सीलरेशन, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? सेम जो एक्सीलरेशन की होती है तो एक्सीलरेशन ही ना, क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही पढ़ा हमने, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन। सही है, ठीक। तो अब इसमें हम देखते हैं, सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मार्कर, डस्टर, कुछ भी है, ऑफ मास m। ठीक है, स्मॉल m का मेरे पास मास का कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा बेटा? ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स सिंपल, अगर मास का है, उसकी एक्सीलरेशन ये है, तो मैं लिख सकता हूं फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, तो उस पे मास इनटू एक्सीलरेशन फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग, तो ग्रेविटेशनल फोर्स रहा है ना। ठीक, लिख सकता हूं। और हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा? सपोज मास ऑफ अर्थ इज me, मास अर्थ का me है, एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज re, अर्थ का रेडियस है re, अर्थ का रेडियस। ठीक है, तो जब ये दो हैं, अर्थ है और ये मार्कर है, ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो किसके इक्वल होगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये तो हमें पता है, एक आएगा मास अर्थ का, दूसरा आएगा मास ऑब्जेक्ट का, स्मॉल m, और डिस्टेंस दोनों के बीच में डिस्टेंस। अब अर्थ के सेंटर से, मैंने बोला था सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं, अर्थ के सेंटर से मार्कर का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो बहुत कम है, और रेडियस ऑफ अर्थ तो बहुत ज्यादा है ना, अर्थ का, पूरी अर्थ का रेडियस बहुत ज्यादा है, ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो हम ऐसे इसको डिस्टेंस को, ये तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत कम, मतलब अगर मैं यहीं खड़ा हूं जमीन पे तो बहुत कम डिस्टेंस है ना, मैं यहां से गिरूंगा 5 to 6 फीट डिस्टेंस है, और अर्थ का डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा, अर्थ का रेडियस तो बहुत ज्यादा है। ठीक,
तो मैं सिंपली इसको, अगर सपोज ये h हाइट भी है तो ये टोटल कितना हो गया r प्लस एच, पर ये h बहुत कम है ना, इसको नेग्लेक्ट भी कर सकता हूँ, कुछ मैटर नहीं करता। तो मैं क्या कहूंगा कि डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। यही होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन इनके बीच में डिस्टेंस, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, जो अर्थ का रेडियस है। ठीक, आ गया ये इक्वेशन 1 आ गया, ये इक्वेशन 2। अब ये भी Fg है और ये भी Fg है, तो दोनों फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये मास इनटू एक्सीलरेशन के फॉर्मूला से आया और ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूला से आया है। जब हम इनको इक्वल करेंगे, मतलब ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, दोनों को इक्वल रख देंगे, mg इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया। अब यहां भी m है, यहां भी m है, कैंसिल हो जाएगा, ये पता है, ये m को मैं डिनोमिनेटर में ले आऊं फिर कैंसिल कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी मैथ्स सबको पता है। ठीक, तो यहां से जो g की वैल्यू आई, वो g की वैल्यू कितनी आई, g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। तो मेरे पास जो g की वैल्यू आई ये आई। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ जो डिस्टेंस है, मैंने क्या ये छोटा सा डिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दिया पूरे में से, कुछ मैटर नहीं करता, ये रेडियस बहुत बड़ा होता है अर्थ का। ठीक है, तो मेरा कितना आ गया, तो जो g की वैल्यू आई दैट इज g इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ। और जैसे जैसे, अब देखिए, जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं अर्थ से, ठीक, तो ये क्या हुआ, ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा r। अगर ये बहुत ऊपर चले गए स्पेस में, तो ये r के साथ जो डिस्टेंस होगा वो ऐड करेंगे, वो तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं इसके आगे बताता हूं। ये हमारे पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आई, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ गई जी, दैट इज जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, एक तो क्या, एज डिस्टेंस इंक्रीजेज, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा क्या होगा, वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम अर्थ में ऊपर जाते रहेंगे जी की वैल्यू चेंज होती जाएगी। और अर्थ क्या है, परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है बेटा, आपको पता है, इलिप्टिकल है अर्थ। ठीक है, तो पोल्स और इक्वेटर पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी। ठीक है, पोल्स, अर्थ में पोल्स और इक्वेटर पे डिफरेंट वैल्यू होगी। जनरली उसकी वैल्यू, जी की वैल्यू पोल्स पे क्या होती है, ज्यादा होती है, जी की वैल्यू क्या होती है, पोल्स पे ज्यादा होती है। ठीक है, इक्वेटर से। ठीक, और डिस्टेंस इंक्रीज होने पे जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक, और तीसरी चीज ये क्या है, अर्थ का मास है, ये अर्थ का रेडियस है। यहाँ कहीं मार्कर का मास तो आ नहीं रहा, मार्कर का मास तो आ नहीं रहा ना, कहीं भी नहीं आ रहा मार्कर का मास। ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट, मार्कर की जगह डस्टर ले लूं तब भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो यही आएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह यहां पर एक बेंच ले लूं या चेयर ले लूं, उसका भी मास नहीं आ रहा, ये तो अर्थ का मास है, अर्थ का रेडियस है। दैट मीन्स जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं करती जी की वैल्यू। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोई भी हो, वो जब फॉल करेगा अर्थ पे तो वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ही फॉल करेगा। ठीक है, दैट मीन्स जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ अर्थ, कहीं मास तो नहीं है ना। ठीक, अब इसको हम और वेरीफाई करने के लिए कि जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है हर ऑब्जेक्ट के लिए, मास नहीं है। ठीक है, सपोज यहां मेरे पास जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी उसको पहले देख लें, जिसमें मैंने जी की वैल्यू बताई थी। अब मेरे पास मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ कितना है मेरे पास, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg। देखिए कितना ज्यादा है, मार्कर के मास के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है, मार्कर का या डस्टर का मास तो क्या होगा, ग्राम्स में होगा। ठीक है,
और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है मेरे पास 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 6400 किलोमीटर। ठीक, अब मेरे पास मास ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये तीन चीजें हैं। मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पुट करके मैं यहाँ करता हूँ इसको, g की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, मास ऑफ अर्थ कितना है 6 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस कितना है 6.4 इंटू 10⁻6 इसका स्क्वायर। जब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, कोई नहीं बोलेगा आपको सॉल्व करने के लिए, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। जब हम इसकी वैल्यू डालेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई जी की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये अर्थ के लिए जी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अर्थ के लिए क्या आ गई जी की वैल्यू ये आ गई। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर प्लेनेट के लिए जी की वैल्यू कांस्टेंट है, वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रही। तो मेरे पास यहाँ जो मैंने पॉइंट्स बनाए थे, एक और पॉइंट क्या आ गया कि वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो जी की वैल्यू है अर्थ पे वो कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज अबाउट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उस पे अर्थ की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए बेटा अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फ्री फॉल। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल चीज। ये ऑब्जेक्ट है, मार्कर है, ठीक है, जब ये नीचे गिर रहा है, मैं बोल रहा हूँ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ठीक है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है बस, और कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई और फोर्स नहीं लग रहा, कोई विंड एनर्जी नहीं आ रही, विंड कोई हवा कोई फोर्स नहीं लगा रही, वाटर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, कुछ नहीं हो रहा। जब एक ऑब्जेक्ट सिंपली फॉल करता है अर्थ की तरफ और उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, तो हम बोलते हैं कि वो फ्रीली फॉल कर रहा है। ठीक है, फ्रीली फॉल कर रहा है, और उस फिनोमिना को या उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है अर्थ पे, फ्रीली फॉल कर रहा है और उस पे फोर्स लग रहा है, वो सिर्फ कौन सा फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, और कोई फोर्स उसको इधर उधर नहीं कर रहा। ठीक है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा वो नीचे गिर रहा है, सिंपल। ठीक, उसकी डायरेक्शन तो सेम है, नीचे जा रहा है, पर चेंज क्या हो रहा है मैंने बताया वेलोसिटी, दैट मींस एक्सीलरेटेड मोशन है। ठीक है, एक्सीलरेशन हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं फ्री फॉल। सिंपल डेफिनेशन है सिर्फ, क्या चीज फ्री फॉल क्या है, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, मतलब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी फ्री फॉल, अंडर फ्री फॉल। वो फ्री फॉल कब है, फ्रीली फॉल कब कर रहा है, जब उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। और फ्री फॉल में क्या होता है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, सो एन एक्सीलरेशन इज इन्वॉल्व्ड। फ्री फॉल में क्या है, सिंपली फॉल कर रहा है, डायरेक्शन चेंज है बस, बट क्या हो रहा है वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो रही है। एकदम नीचे फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मींस एक्सीलरेशन हो रही है। और किस एक्सीलरेशन से गिरेगा, अभी हमने पढ़ लिया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो ये मेरा क्या है फ्री फॉल, सिंपल व डेफिनेशन आपके सिलेबस में फ्री फॉल पता होना चाहिए क्या होता है। जब ऑब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और वो नीचे गिर रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पढ़नी हमने, ये भी सिंपल एक इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत सिंपल सी चीज है, ये भी बहुत सिंपल चैप्टर है ये, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कह रही है, हमने तीन इक्वेशन मोशन पढ़ी, क्या v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इतना ही पढ़ा हमने, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में। जिसने नहीं पढ़ी तो उस लेक्चर में जाके देखें, मैंने वो लेक्चर बनाया है, उसमें हमने थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन करी। ठीक है, अब हमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर हम इसमें ग्रेविटेशन की बात करें, ग्रेविटेशन में इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्सीलरेशन यहाँ क्या है मेरा g है। ठीक है, तो बस यही चेंज होगा, a की जगह मैं क्या लिख दूंगा g। और अगर कोई क्वेश्चन आया, जैसे हमने न्यूमेरिकल इसमें देखे, अगर कोई क्वेश्चन आया तो उसमें g की वैल्यू कितनी है
कितनी दी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हमने कर लिया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये इक्वेशन कैसे चेंज होगी, ut प्लस हाफ a की जगह जी टी स्क्वायर। ठीक, और ये कैसे चेंज होगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और a की जगह क्या आ जाएगा g। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ मोशन ग्रेविटेशन के केस में क्या होगी, एक्सीलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एक प्लैनेट के लिए कांस्टेंट है, जी की वैल्यू चेंज नहीं होती, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती। सो दिस इज माय फ्री फॉल एंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटेशन। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, इसलिए ये चैप्टर बहुत ईजी है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको। व्हाट इज इंटरेस्टिंग, आप ये बताइए कि जब आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं, ठीक है, वेइंग मशीन पे जब आप खड़े होते हैं तो वो आपका क्या मेजर करती है, आप बोलते हैं हमारा वेट इतना है या बोलते हैं हमारा मास इतना है। ठीक है, क्या मेजर करती है, आपका वेट या आपका मास। ठीक, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा, कोई सोचो, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। जो वेइंग मशीन है वो हमारा वेट मेजर करती है या मास। ठीक, तो आइए देखते हैं मास क्या है, सिंपल। और इसमें जरूर एग्जाम में पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, तो मैं डिफरेंस की फॉर्म में ही आपको बता देता हूं, मास और वेट में क्या डिफरेंस है। मास क्या है, मास किस चीज में मेजर होता है, 1 किलो फ्रूट, ठीक है ना, 1 kg ऑफ फ्रूट या 1 kg ऑफ मिल्क, तो मास बेसिकली क्या है। और हमने इनर्शिया की उसमें क्या पढ़ा था, मास क्या है, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, जितना जिसकी प्रॉपर्टी है होल्ड करने की उतना मास है, मतलब जो जितना भारी होगा, जितना इनर्शिया जिसका ज्यादा है उसका उतना मास होगा। मास क्या है, मास मेजर है इनर्शिया का। ठीक, मास मेरा अर्थ पे जो भी है मून पे भी वही रहेगा। अगर सपोज मैं मार्स पे चला जाऊं, सैटर्न पे चला जाऊं, किसी भी प्लेनेट पे चला जाऊं, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, मास इज सेम और कांस्टेंट एट एवरी प्लेस। ठीक है, और एट एवरी प्लेनेट, अगर कहीं भी चला जाऊं मास हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इट इज मेजर्ड इन, किस में मेजर करते हैं, केजी में, किलोग्राम में। ठीक है ना, ऐसा यूनिट क्या होती है मास की, केजी होती है। तो मास के बारे में हमने यही पढ़ा है। ठीक है, अब आगे वेट की बात। मास तो हमने पढ़ा हुआ है, सिंपली जो मास हम बात करते हैं। वेट क्या है, वेट और मास में क्या फर्क है, और वेट क्या चीज है। वेट बेसिकली क्या है, इट इज अ फोर्स with which an object is attracted towards other object। ठीक है, या एक मार्कर और अर्थ की बात करें, ये क्या है, एक तरह की फोर्स है जिससे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, या आप ऐसे लिख लो टुवर्ड्स अदर प्लेनेट। सिंपली अगर वेट की बात करें, टुवर्ड्स अदर प्लेनेट, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। इट इज अ फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अदर प्लेनेट। ठीक है, क्या चीज है, मैं यहां खड़ा हूं, इसका मास 5 kg है, तो उसका वेट कितना होगा। वेट क्या है, एक तरह से फोर्स है। ठीक, फोर्स है तो मतलब फोर्स कितना होगा, मास इंटू जी। ठीक, अब समझ आया, ये मेरा फोर्स है मास इंटू जी, और ये फोर्स मैंने क्या बोला, वेट है, मतलब इस फोर्स को मैं वेट का नाम भी देता हूं। ठीक है, फोर्स क्या होता है, सिंपली मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना, और जब एक्सीलरेशन की जगह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाए तो वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वेट। ठीक है, वो क्या हो जाता है, वेट। सपोज यहाँ मास इंटू एक्सीलरेशन है, जब एक्सीलरेशन की जगह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाए तो mg मेरा क्या बन जाता है, वेट। ठीक है, वेट, वेट इज
मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मास तो यही मास है m, जो मैंने मास लिखा है। ठीक है, m, ये क्या है, w क्या है मेरा, वेट। दिस मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं, ग्रेविटी कंसीडर करते हैं, और हर प्लेनेट का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो m इंटू जी मेरे पास क्या आ गया, वेट। तो मास m है और उसको g से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या आएगा, वेट। अब मैंने बोला कि g की वैल्यू अर्थ पे 9.8 है। ठीक है, g और g क्या है, g m बाय आर स्क्वायर। ये तो अर्थ का था, अर्थ की जगह अगर मैं यहाँ मार्स ले लूं, या ठीक है सैटर्न ले लूं, तो ये सैटर्न का मास सैटर्न का रेडियस हो जाएगा। मून ले लूं तो ये मून का मास मून का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो हर जगह g की वैल्यू अलग है, हर प्लेनेट पे अलग है। अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो g की वैल्यू हर प्लेनेट पे अलग है, दैट मीन्स वेट हर प्लेनेट पे अलग होगा। ठीक, तो क्या लिखना है, वेट इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लेनेट। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं, वेट इज डिफरेंट बट मास रिमेन्स कांस्टेंट एट डिफरेंट प्लैनेट। प्लैनेट पे डिफरेंट होगा। ठीक है, जहां पर मतलब जी की वैल्यू चेंज होगी, जहां पर मेरी जी की वैल्यू चेंज होगी। जब जो लोग स्पेस रॉकेट में जाते हैं, या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो हमारा स्पेस में, वहां जाते हैं, तो आपने कभी देखा होगा स्पेस में जाते हुए वो ऊपर हवा में ही उड़ते रहते हैं। ठीक है, हवा में, जमीन पे नहीं आते। क्यों? क्योंकि वहां जी की वैल्यू 0 है। जी की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, वहां पर जी की वैल्यू क्या है, 0 है। कहां पर, स्पेस में। स्पेस में जी की वैल्यू 0 है। जी की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स वेट 0 है। वेट 0 है, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस। ठीक है, मतलब वहां उनको वेट ही नहीं फील होता, वहां पर उनको वेट ही नहीं फील होता। वेट क्यों नहीं फील होता, 0 है, इसलिए वो हवा में उड़ते रहते हैं। ठीक है ना, हवा में ही रहते हैं, जमीन पे नहीं रहते, क्योंकि वहां जी की वैल्यू 0 है, मतलब वेट 0 है। वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाती है। तो मास और वेट में क्या डिफरेंस है, मास हर जगह हर प्लेनेट पे सेम रहता है। मास हर प्लेनेट पे सेम रहता है। वेट प्लेनेट टू प्लेनेट वेरीफाई करता है। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू प्लेनेट टू प्लेनेट वेरीफाई करती है। ठीक है, जी की वैल्यू प्लेनेट टू प्लेनेट वेरी करती है। जो जी की वैल्यू वेरी करती है, तो वेट प्लेनेट टू प्लेनेट वेरी करेगा। ठीक है, अर्थ पे, इंडिया में, आप एमपी में बैठे हैं, मध्य प्रदेश में सेम वेट है। ठीक है, आप दिल्ली में बैठे हैं सेम वेट है, आप गुजरात में बैठे हैं सेम वेट है। बट अगर आप अर्थ से बाहर चले जाएंगे दूसरे प्लेनेट पे, वहां तो जी की वैल्यू 9.8 नहीं है, कुछ कम होगी। ठीक है, तो वहां पर वेट डिफरेंस हो जाएगा। तो वेट और मास में डिफरेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये आपसे जरूर एग्जाम में पूछते हैं, वेट और मास और वेट में डिफरेंस। ठीक है, एक और डिफरेंस वेट में हम क्या लिख सकते हैं, एसआई यूनिट क्या होगी वेट की, एसआई यूनिट वेट की, जो कि ये तो मैंने आपको एक डिफरेंट चीज बताया, ये आप डिफरेंस में नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगी वेट की। वेट क्या, एक तरह की फोर्स है ना, फोर्स। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन। और यहाँ एसआई यूनिट क्या है, केजी। ठीक, तो ये डिफरेंस है। मास सेम रहता है, वेट अलग अलग जगह पे अलग होता है, ये डिफरेंस है। मास होता क्या है, मास मेजर का इनर्शिया होता है। वेट क्या होता है, वेट एक तरह की फोर्स है जिससे एक ऑब्जेक्ट प्लेनेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, इट इज अ फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अदर प्लेनेट। जो ऑब्जेक्ट, या अदर भी मत लिखोगे तो भी चलेगा, टुवर्ड्स द प्लेनेट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये है मास और वेट में डिफरेंस। अब एक चीज इसमें रह गई, मैं यहीं बता देता हूं। जो क्वेश्चन आता है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। सपोज मेरे पास स्टार्टिंग से हम क्या लेके चल रहे हैं, ये मार्कर है। ठीक है, इस मार्कर को मैं अर्थ पे, इसका सपोज कुछ वेट है। ठीक है, ये मार्कर मैं मून पे ले गया, तो क्या इसका वेट सेम रहेगा। ठीक है, क्या इसका वेट सेम रहेगा, नहीं, इसका वेट सेम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू डिफरेंट है वहां। ठीक है, जी की वैल्यू अगर मैं यहाँ मून का मास डाल लूं या मून का रेडियस डाल लूं, तो जी की वैल्यू 9.8 तो नहीं आएगी, मून के लिए कुछ डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो क्या होता है,
एक चीज याद रखनी है, वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स वेट ऑन अर्थ। जो अर्थ पे है 1/6 टाइम्स है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, WM इज 1/6 WE, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। मून पे जो वेट है वो 1/6 टाइम्स है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है। 1/6 टाइम है, उसका मतलब क्या है, सपोज अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वेट है 36 kg सपोज, ठीक है। वे अर्थ पे उसका वेट है 36, मैं उस ऑब्जेक्ट को मून पे ले गया तो मून पे उसका वेट कितना होगा, 36 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा, 6 kg, ठीक है, कम हो जाएगा। तो मून पे जो वेट है दैट इज 1/6 टाइम्स द वेट ऑन अर्थ। इसके ऊपर भी जरूर क्वेश्चन आता है, कोई भी आपको वेट दे देंगे या आपको ये बोलेंगे कि मून पे इतना वेट है, बताओ अर्थ पे कितना है, तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर अर्थ पे वेट दिया होगा मून पे निकालना है तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। ये लास्ट टॉपिक बेटा इस चैप्टर का। इसमें क्या है कि जब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया, न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, ठीक है। न्यूटन से पहले केपलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ लॉज दिए थे प्लैनेट से रिलेटेड, ठीक है। केपलर ने, दैट इज केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कुछ प्लैनेट के जो मोशन होता है, सोलर सिस्टम के मोशन को देख के केपलर ने कुछ लॉज दिए थे, ठीक है। उन केपलर के लॉज क्या थे, ये 3 लॉज हैं, सिंपल डेफिनेशन है जो आपको इसमें याद करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फर्स्ट लॉ है द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन एक्लिप्स विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकस। क्या चीज है, उसने बोला कि जो प्लैनेट है वो सन के राउंड रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, जो कि एक एक्लिप्स है, एलिप्स की फॉर्म में है, ठीक है ना, सर्कल नहीं है, स्फीयर नहीं है, एलिप्स की फॉर्म में, जिसमें सन किसी भी एक फोकस पे। इस एलिप्स के 2 फोकस होते हैं, ये एक ही, सन या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, और ये प्लैनेट सन के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये है इसका फर्स्ट लॉ, केपलर का फर्स्ट लॉ, जिसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं, ठीक है। केपलर का सेकंड लॉ क्या है, उसने बोला जब ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है तो सपोज प्लैनेट ए से बी पे गया, उसने टाइम लगाया, या यहाँ सी से डी पे गया, कुछ टाइम लगाया, तो वो उसके बीच में जो एरिया स्वेप्ट हुआ, मतलब यहां से यहां गया तो कितना एरिया स्वेप्ट हुआ, ये एरिया कवर किया, यहां से यहां गया तो ये एरिया कवर किया, ये दोनों एरिया जो हैं वो सेम होंगे, ठीक है। लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, सेकंड लॉ को लॉ ऑफ इक्वल एरियाज भी बोलते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, कोई भी यहाँ प्लैनेट है, सपोज ये घूम रहा है, एक बार ए पे है या बी पॉइंट पे या सी पॉइंट पे, एक ही प्लैनेट है, ठीक है, और सन, ये सन है, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल एरिया स्वीप करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट मींस इफ द टाइम ऑफ ए टू बी इज सेम एज टाइम फ्रॉम सी टू डी, ए से बी जाने का टाइम या सी से डी जाने का टाइम अगर सेम है तो एरिया ओ ए बी या एरिया ओ सी डी ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये भी एक तरह का उन्होंने लॉ दिया। और थर्ड लॉ क्या दिया, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल टाइम पीरियड। तो की जो उसका मीन डिस्टेंस है अर्थ और उसका सन और किसी भी प्लैनेट का जो डिस्टेंस है, दैट उसका जो मीन डिस्टेंस का क्यूब है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका जो टाइम है घूमने का, ऑर्बिटल टाइम का मतलब है उसके ऑर्बिट करने का जो टाइम है उसके स्क्वायर के, ठीक है। तो ये 3, और इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पीरियड्स, लॉ ऑफ पीरियड। तो ये 3 लॉज दिए थे केपलर ने। इन तीनों लॉ के बाद ही न्यूटन ने अपनी थ्योरी बनाई थी जो हमने पढ़ा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ये एनसीईआरटी में एक बॉक्स में दिया होगा आपको ये 3 लॉ, सिंपल बस आपको ये 3 लॉ याद करने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सो दिस इज अबाउट ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा हमने, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा, मास और वेट के बीच में डिफरेंस पढ़ा, और ये पढ़ा कि मून पे वेट 1/6 टाइम होता है अर्थ के वेट से, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है, ठीक है। अब इस चैप्टर में जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, वो सब आपको इजीली समझ आ जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।